हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त मैं निशांत आप सभी के बीच में हाजिर हूँ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के। तो आइए सेशन शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न है सर? पहला प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया गया है आपको तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अव्ययी भाव में किसकी प्रधानता होती है? तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? बहुव्रीहि में होता है ये कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, मतलब विशेषण विशेष्य वाली कंडीशन है ना। तो प्रथम पद जो है वो दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता, ये इसकी विशेषता बतलाता है। और जब दोनों मिलते हैं तो तीसरे पद की क्या करते हैं? तीसरे पद की तरफ अग्रसर होते हैं, मतलब किसी अन्य की विशेषता बतलाते। तीसरे जैसे हम कहते हैं दशानन, दशानन कहते 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। कर्मधारय में क्या होता है भैया? कर्मधारय में कुछ नहीं होता है। पहला पद क्या होता है इसमें पूछा जाता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण। क्या? पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है क्या? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य का संबंध किस समास में होता है? तो कर्मधारय में होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। जैसे आप ऐसे समझिए, महाकवि। महाकवि तो कवि क्या है दोस्त? कवि तो विशेष्य है। कवि तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, कवियों का जो एक जाति होती है। और महा क्या इसकी विशेषता बतला रहा है, महाकवि है भैया। तो इसमें ये तीनों तो गलत हो गए सर। अब योगदान का पहले आप समास कौन सा होगा ये कैसे जानेंगे आप? तो इसको जब तोड़ेंगे आप तो इसमें योग का दान होता है। क्या होता है भैया? योग का दान। बोले तो क्या यहाँ पे क का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है सर। क का लोप हो रहा है। अगर आप तत्पुरुष में आएंगे तो जिसके प्रकार हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये इतने हैं इसके। 1 2 3 4 5 6। तो संबंध में क्या होता है भैया? का, की, के। तो भैया बताओ इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों है, किस लिए है, ये समझ हमने बता दिया आपको। जो हर समय अपना मतलब साधता हो के लिए एक शब्द बताइए। परमार्थी, स्वार्थी, मतलबी, स्वार्थी। आपके मन में सबसे पहले तो ये नहीं आना चाहिए परमार्थी। परमार्थी मतलब क्या होता है भैया? परमार्थी मतलब होता है कि जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरे का भला चाहता हो, जो दूसरे का भला चाहता हो। ठीक है। अब ये अगर आपको मैंने स्वार्थी आ रहा होगा तो ये आप सोच रहे हो मिस प्रिंटिंग है ना। मिस प्रिंटिंग नहीं दोस्त, इसका मतलब क्या होता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। जो खुद रथ चलाता हो, जो खुद रथ चलाता हो। अब आप सोच रहे होंगे तो साहब ये तो गलत हो गया, अब ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों में से हमको लगता है मतलबी होगा। तो भैया अगर आपको मतलबी लग रहा है तो बिल्कुल क्या है, आप गलत है। ठीक है। तो मतलबी मतलब क्या होता है? जो केवल अपने मतलब से, जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो, जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो, वो होता मतलबी। अब भैया जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी स्वार्थी होगा, तब इसका मतलब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। स्वार्थी मतलब क्या होता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो, बिना मतलब के बात न करता हो, वही क्या होता है? स्वार्थी होता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो वही ईगोइस्ट होता है। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 करना था, भूल गए हैं यार। ठीक है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बहिर, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी बहिष, ऑप्शन डी बहि। बताओ ये इसमें सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर आप बहिर्मुखी को तोड़ेंगे ना सर, तो आप ऐसे तोड़ेंगे इसको, बहिर धन मुखी। जैसे एक होता अंतर्मुखी, आप एक शब्द सुने होंगे अंतर्मुखी। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? अंतर्धन मुखी ऐसे ही तोड़ते हैं ना। जैसे इसको आप तोड़ेंगे ऐसे इसको तोड़ेंगे, बहिर हो जाएगा। तो बहिर्मुखी मतलब, बहिर मतलब क्या होता है? बाहर होता है।
और यहाँ पे अंतर मतलब क्या होता है, अंदर होता है, स्व, ठीक है। तो ये बाहर होता है, तो भैया इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिर हो जाएगा। अगर तेज हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इसलिए मैं इससे प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, ताकि अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करेंगे तो विश्वास मानिए आपको इतना मैं करा दूंगा कि आपको प्रश्न पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। बिना प्रश्न पढ़े आप जवाब ही नहीं देंगे। अबे नहीं कि हाँ ये ठीक है ये हो गए, नहीं, प्रश्न पढ़िए। मिश्र वाक्य नहीं है पूछा है। मिश्र वाक्य नहीं है मतलब ये क्या होगा, या तो जो है सामान्य वाक्य होगा या फिर संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य होगा या फिर सामान्य वाक्य होगा, या फिर क्या होगा, सामान्य वाक्य होगा। तो भैया देखो, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन बी, वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। जो सो इसे जिसे इसका जिसका, ऐसे जहां पर भी आते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो हो जाते हैं मिश्र वाक्य। क्या हो जाते हैं, मिश्र वाक्य। मतलब इसमें जिसमें मिश्र वाक्य, जो सो मिश्र वाक्य, इसे जिसे मिश्र वाक्य। तो भैया वरन, ये वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, मतलब विरोधाभास है और दोनों को जोड़ने का काम वरन कर रहा है। मतलब ये क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5वां, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी छायावादोत्तर युग। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए बात कर लेते हैं इसकी ना कि साहब इसमें किस युग की पत्रिका है। आप सोच रहे हो साहब ये वाला प्रश्न आप क्यों करवा रहे हैं? ये प्रश्न इसलिए करवा रहा हूं मेरे दोस्त क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये भैया मर्यादा किस युग की है? तो मर्यादा जो है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। किसकी? द्विवेदी युग की। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 6ठा नंबर, अच्छा प्रश्न है। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, अनुदार। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब देखिए, अगर यहां बात कर लें बी और डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको, क्या उदार का अनुदार होता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट कर दीजिए आप। उत्कीर्ण मतलब होता है बिखरा हुआ, है ना, अकीर्ण जिसको बोलते हैं। तो संकीर्ण का विलोम क्या होता है भैया? विकीर्ण होता है। क्या होता है भैया? संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, क्या भैया? मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी मयूर। मैं एक बात से बिल्कुल मुतमईन हूं कि आपको चंद्रमा और मयूर तो बिल्कुल सोचने नहीं, क्योंकि ये दोनों नहीं हो सकता है ना। अब इन दोनों का पर्यायवाची क्या होगा ये भी पहले जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि भाई यहाँ पे मिला, हो सकता है हमसे एग्जाम में मिल जाए। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको सारी चीजें रटी रटाई नहीं होनी चाहिए कि हाँ मृगधर का सी, ऐसे नहीं करना है। हमको सारी चीज जाननी है, प्रैक्टिस वो कहलाती है दोस्त, ठीक है। तो मयूर का बताओ भैया, 2-4 अपने मन में सोच के बताओ मयूर का आपको कितना आ रहा है, ठीक है। मयूर का सबसे पहले नीलकंठ है, आप याद कर लीजिए, क्या? नीलकंठ, ठीक है। उसके बाद आप कलापी, क्या? उसके बाद आपका कलापी, उसके बाद आपका आता है केकी, क्या होता है? केकी। उसके बाद आपका क्या आता है? सिखी। उसके बाद क्या आता है? शिखंडी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, चंद्रमा की हम लिख लेते हैं। चंद्रमा क्या होता है भैया? चंद्रमा का होता है शशि, शशि राकेश, शशि राकेश, इंदु, मृगांक, मृगांक, मयंक, मयंक, हिमांशु, हिमांशु, सुधांशु, ये होते हैं। अब बस अब आपको क्या लग रहा है? चंद्रमा गलत हो गया, मयूर गलत हो गया, आपको लग रहा क्या? सिंह लग रहा है क्या? अगर सिंह लग रहा है सिंह की भी जान लेते हैं, अगर इसमें आता तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सिंह का होता है शार्दूल, क्या होता है? शार्दूल के हरि, क्योंकि प्रैक्टिस में है तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बस सुनते जाइए। के हरि, केसरी। उसके बाद वनराज, वनराज के बाद आता है आपका मृगराज, ठीक है, ये सिंह का हो जाता है। तो आया क्या? मृगराज है, ये मृगराज आया है, मृगधर नहीं आया है, तो भैया ये भी गलत हो गया। शिव पे आते हैं, शिव को थोड़ा सा लिखते हैं। शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, है ना, ये सब जानते हैं आप। चंद्रशेखर,
चंद्रशेखर, और आपको एक और जानना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृगधर, जो कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पराग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी सुगंध, ऑप्शन डी सुकुमार। अब बताइए इसका सही जवाब। पराग, तो आप जहां तक मुझे लग रहा है कि सुकुमार आप नहीं मारेंगे, क्योंकि सुकुमार मतलब आपको भी पता है क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम, कोमल, नरम और मृदु, ये होता है सुकुमार का। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है भैया कि फूल होता होगा, क्या, अगर आपको फूल लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि फूल क्या क्या होता है, कुसुम होता है। क्या होता है? कुसुम होता है, सुमन होता है, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, उसके बाद आपका लतांत, मंजरी, ये सारे के सारे इसी में से आ रहे हैं। मंजरी, फलपतिता, फलपतिता, उसके बाद आपका गुल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया था इस बार बिहार वाले में है ना। भारती का क्या होता है भैया, तो भारती का हो जाता है वाणी, क्या होता है, वाणी, वागीश, वाणी हो गया, वागीश हो गया, वागेश्वरी, वागेश्वरी, विधाता, वागेश्वरी, सॉरी विधाता नहीं, विधाती, विधाता तो वो ब्रह्मा जी हो जाते हैं, विधाती हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वाचा, थोड़ा सा नाम रिकॉल करने में होता है ना। उसके बाद वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, ये हो गया आपका भारती का। तो भैया भारती भी गलत, फूल भी गलत और सुकुमारो गलत। तो इसमें राइट आंसर सुगंध होगा। पराग का क्या होगा, सुगंध होगा। सुगंध बोले तो खुशबू, क्या, खुशबू, महक, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, सुवास, सुरभि, परिमल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्या है, मूढ़ चेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर बताएं। यूपीएसआई का प्रश्न सर हमने आपके लिए लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, लोग ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा उनको छांटने में ऐसे प्रश्न देने जरूरी हो जाते हैं। ऑप्शन ए है मूर्ख, जो बाद में चतुर बन गया हो, मूढ़ चेता आलसी, सी का मूर्ख, डी है दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। मूढ़ चेता मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है भैया। अर्थव्यंजक इसीलिए दिया हुआ है, अर्थव्यंजक आप सोच सकता है, आप यही भूल जाए भाई अर्थव्यंजक होता क्या है, इसलिए दे रखा है इसने कि भाई अर्थव्यंजक ये होता है। तो मूढ़ चेता का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है, ऐसा नहीं कि मूढ़ और चेता मतलब मूढ़ पहले था बाद में चेत गया मतलब चतुर हो गया, बिल्कुल गलत जवाब इसका है भैया। मूढ़ चेता मतलब होता है भाई, जैसे आप किसी की तारीफ कर रहे हो, नहीं आप बिल्कुल मूढ़ चेता व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं, निरा मूढ़ हैं तो वो मूर्ख होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में अलंकार कौन सा, सा सी सम सरिस ज्यों जैसे। अभी हम आपको सब समझा, याद करा देंगे, इसको टेंशन न लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया है, उपमा दिया है, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। अच्छा ये बताओ आप, अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में होता है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। क्या होती है सर, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है क्या, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है क्या, नहीं है सर। तो नहीं है तो गलत काटिए ना, पहले नहीं है तो गलत काटिए, काम खत्म। अब आपको क्या लग रहा है, आपको संभावना तो है नहीं, इसमें संभावना अलंकार तो हो ही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गया, बचा उपमा और उत्प्रेक्षा। तो आप उत्प्रेक्षा ऐसे समझिए, आपकी इच्छा जब होती है, जैसे अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, उत्प्रेक्षा समझिएगा, उत्प्रेक्षा मतलब उत्पन्न हुई इच्छा, मतलब ऐसे मानो मनु मनहु, ऐसे समझिए, मानो मानो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मानो मनु मनहु, समझिएगा, याद करा दूंगा आपको, रटा दूंगा। मानो मन मनहु, जानो जानो जनु,
जनहु, मानो मन मनहु, जानो जन जनहु इत्यादि शब्द जब आते हैं, मतलब मानो मैं बहुत बड़ा आदमी है, मानो ये सारी चीजें मतलब उत्पन्न हुई इच्छा जो है, तो ऐसा इसमें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। तो उत्परिच्छा भी क्या गलत हो गया? उत्पन्न हुई इच्छा, मानो मन मनहु, जानो जन जनहु। आप मुझे याद कर लीजिएगा, निशांत ने बताया था ऐसे, निशांत कह सकते हैं, निशांत सर कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। ठीक है दोस्त, अब उपमा की बात कर लेते हैं। उपमा में क्या होता भी है? उपमा अलंकार में सा सी सम सरिस ज्यों जैसे, क्या? जैसे आप ऐसे समझिए, एक वस्तु की तुलना जो है वो दूसरे वस्तु की जाए तो यहां उपमा अलंकार होता है। अब यहां पे क्या आप देखेंगे, सा सी सम सरिस, सा सी सम सरिस ज्यों जैसे, ये शब्द आपको दिख जाएंगे ना, तो आप बिना सोचे उपमा मारिए। क्यों? क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है? दो वस्तुओं के बीच में बहुत समानता परक तुलना हो रही है। खिली हुई हवाई फिरकी सी आई चली गई, तो भैया बताओ इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब आप तो मास्टर हो गए ना, उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा तो मारेंगे नहीं, क्योंकि उत्पन्न हुई इच्छा, मानो मनोनु जानो जनहु आप करेंगे। अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो ही रही है, अभी बाद रूपक ऊपक कभी आ जाएगा तो उसको भी चर्चा कर देंगे, आप रटा देंगे सर। बस आप पढ़िए हमारे साथ मिलकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास है, दृष्टांत है, विभावना है या उदाहरण है? बताओ भैया। अच्छा आप ऐसे समझिए, बिना भावना मतलब बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये होता है, ये सब उदाहरण आप दे नहीं रहे हैं, तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए, है ना। दृष्टांत विरोधाभास में कर मतलब विरोध का आभास हो। पापी मनुज भी आज मुख से राम, मतलब पापी मनुज निकालना नहीं चाहिए राम नाम, लेकिन निकाल रहे हैं, क्यों? यहां विरोध हो रहा है। जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां पे क्या होता है? विरोधाभास होता है। मतलब आभास हो, विरोध नहीं रहने पर भी क्या हो? विरोध का आभास हो, वो क्या होता है? विरोधाभास। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन निर्वेद, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी जुगुप्सा। अब एक बात समझिए, जुगुप्सा किसका भी है? जुगुप्सा जो है, जुगुप्सा हो गया या घृणा हो गया, ये किसका है? ये विभत्स का है। किसका है? विभत्स का है। श्रृंगार का भैया यही हो जाएगा रति। अब ये दोनों, जब ये तीनों गलत हो गए तो भैया शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। इसमें कुछ सोचना समझना है क्या? नहीं है। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डाट 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 पर आधारित है, उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। न्याय, यश, प्रशासन, अहिंसा। ऐसे प्रश्न आपको एसएससी में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको यूपी पुलिस में भी देखने को शायद मिल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी का अर्थशास्त्र जो है धर्म और किस पे आधारित है? तो भैया धर्म और न्याय होगा, अहिंसा होगा। आपका भाई धर्म और यश तो होगा नहीं, प्रशासन हो नहीं सकता। गांधी जी की बात चल रही भाई, तो प्रशासन से क्या संबंध है? गांधी जी हमेशा धर्म और, अब आप सोच रहे हैं न्याय होगा या अहिंसा होगा, तो भैया धर्म और न्याय, अहिंसा का कोई अर्थशास्त्र में योगदान नहीं राजनीति में, तो धर्म और न्याय पर आधारित था। ठीक है, धर्म और न्याय पर यह आधारित था। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? देखिए ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी य। बताओ भैया इसमें सही जवाब क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? देखिए पार्श्विक मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकले। जैसे ये जीभ है, तो जैसे आप उच्चारण करें, ये जीभ के बगल से अगर हवा का प्रसार हो रहा है तो वो होता है पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है भैया? वो पार्श्विक व्यंजन होता है। इसमें कोई दो राय होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, तो नहीं ही है। अब देखिए एक होता है पार्श्विक और एक होता है लुंठित, या इसको कभी कभी प्रकंपित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं। लुंठित या प्रकंपित या पार्श्विक इसको बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक। अब इस लुंठित या प्रकंपित में क्या होता है? जैसे आप ऐसा समझिए, या र, ल और व, ये सारे सारे हैं ना, यही तो होते हैं यार अलावा। तो इसमें आपको यह समझना है कि पार्श्विक कौन सा है। तो पार्श्विक आपका इसमें ल आ जाता है। ठीक है, ल जो है ये पार्श्विक है, और र क्या है? ये लुंठित में आता है।
ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात क्लियर है दोस्त? तो आप पार्श्विक पूछा है, पार्श्विक क्या होगा भैया? ला होगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर लुंठित पूछेगा तो रा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रा आया तो रा नहीं आएगा, ऐसे समझ लीजिए आप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 15 नंबर चलते हैं। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? बताओ भैया। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष जो है तद्भव है, तत्सम है, देशज है या आगत है। आगत मतलब फारसी भाषा। अब ऐसे समझिए क, ख, ग, ज और फ, ये अगर 5 आपको दिखते हैं इस प्रकार, इस जैसे मैंने लिखा ऐसे ही दिखते हैं, तो वो आगत ध्वनियां होती 5 हैं। तो ऐसा उसमें कुछ है नहीं, ये आगत ध्वनियां है ना। इसमें पूछा कि उन्मेष क्या है? उन्मेष शब्द जो है ये तद्भव है। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं भाई? जो है अगर आप इसी में देखेंगे तत्सम उस रूप में, तो उसी के समान। उन्मेष मतलब होता है उसी के समान। ठीक है, तो भैया इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाए है आपका तद्भव शब्द। और तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत में हुबहू प्रयोग होते हैं। देशज मतलब होता है जो ये कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते शब्द हैं, वो आपके देशज होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी अवधी। बताओ भैया, इसका जवाब दीजिए। जैसे मैंने, तुमने, अच्छा अवधि बोलना है। अवधि में कैसे? हमके जायक है ना, हमके जायक है, हमें जाएगा है। ठीक, ये बोलते हैं। राजस्थानी में जाओगो, खाओगो। ब्रजभाषा में जाओगो कि न जाओगो, जानो है कि ना जानो है, ये जानो बोला जाता है। ड़ा शब्द पर ज्यादा प्रयोग होता है राजस्थानी में। ब्रजभाषा में जाओगो कि ना जाओ, ओ का प्रयोग होता है। अब भैया बचती है क्या? खड़ी बोली। खड़ी बोली से कैसे सही है? जैसे मैंने ये किया, मैंने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने, तो ने हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे ने, यहाँ पे भी ने। तुमने ये कहा, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो ये किस में आता है? खड़ी बोली में आता है। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही बात है। ने परसर्ग जो लगाया जाता है वो खड़ी बोली में लगाया जाता है। बात समझ में आ रही? क्लास अच्छी लग रही दोस्त? एंटरटेनिंग लग रही ना? अगर नहीं लग रही तो भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? देखो भैया, इसकी बात अगर बताएं ना, तो जो सबसे पहली दफा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो सबसे पहले सुझाव दिया था किसी ने, तो वो दिया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कुछ सोचना समझना है क्या? बिल्कुल सोचना समझना नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच समझ रहे हैं कि अभी हम शेयर नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्त शेयर कर लीजिए दोस्तों में, उसके बाद फिर से पुनः वीडियो पाइए तो फिर देखा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्यय। बताओ भैया, देव जो महान है, जिस समास में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जो है विशेषण हो और महान, प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो, संज्ञा हो, वो क्या है? वही तो है आपका कर्मधारय। तो देव विशेषण तथा मान क्या है? महान जो है ये विशेष से है। यहां प्रथम पद दूसरा शब्द दोनों मिल करके किसी अन्य शब्द की विशेषता नहीं बतला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुब्री तो नहीं होगा। देव जो महान है, तो भैया ये कर्मधारय श्रेणी में। अब यही देव जो महान है, जो देव अर्थात महादेव हो जाता। ठीक है, तो इसमें तब बहुब्री हो जाता है। लेकिन अभी कर्मधारय दिया तो इसमें आप कर्मधारय ही मानेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वीरौदार्य शब्द संधि विच्छेद बताइए। वीरौदार्य, ऑप्शन ए वीर धन औदार्य, ऑप्शन बी वीर धन उदार्य, ऑप्शन सी वीरी धन उदार्य, ऑप्शन डी वीरोधन उदार्थ। बताओ भैया इसका क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ का अ और यहाँ का उ दोनों हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया? ओ बनेगा, औ नहीं बनेगा। हमको यहाँ बनाना क्या है? हमको बनाना है औ कैसे बनेगा? तो इसमें आप अगर ये सोच रहे हैं बी वाला तो गलत हो गया, क्योंकि अ और उ मिलकर क्या ओ का निर्माण करते हैं। वीरो, ये तो बिल्कुल गलत है।
ई और आ बिल्कुल मिलेंगे, दूसरा ए बनाएंगे, ठीक है। ई और आ मिलेंगे तो कुछ नहीं है, ऐसे तो निर्माण ही नहीं होना है। तो वीर धन औदार्य ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। इसमें कोई गलती, कुछ दिक्कत आपको लग रही है, नहीं होनी चाहिए। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर आप पुलिस तैयारी कर रहे हैं ना और उसके बाद भी अगर आप अभी नहीं चेत रहे हैं तो फिर समस्या है दोस्त। चलिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया है, हाथी सो रहा था, वह छत पर है, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। हमने क्या कहा था सकर्मक के लिए, कल की प्रैक्टिस में हमने बताया था, एक तो आपका कर्ता होना चाहिए, दूसरा आपका कर्म होना चाहिए, और तीसरी कोई न कोई क्रिया क्या हो, संपादित हो। तो कर्ता, कर्म और क्रिया ऑप्शन। अब बताओ इसमें कहाँ, हाथी सो रहा था, हाथी सोना, मतलब इसमें तो कर्म का कोई वो है नहीं, कर्ता है, क्रिया है, मतलब ये अकर्मक हो गया। वह छत पर है, वह छत पर है, ठीक है, इसमें भी कर्ता है और कर्म है, क्रिया तो है नहीं। हाथी नहाता है, हाथी नहाता कर्ता क्रिया है, बिल्कुल। राम कार चलाता है, तो राम का जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे, कार्य पड़ रहा है। कार कौन चला, राम चला रहा, मतलब इसमें आपको कर्ता भी मिल जाएगा। कर्ता कौन है भैया, तो कर्ता है आपके राम। अगर यहाँ पे पूछा जाए कर्म कौन है, तो भैया कर्म है आपकी कार। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए चलाता, तो ये है आपकी क्या, क्रिया, ठीक है। तो राम कार चलाता है, ये कर्ता, कर्म और क्रिया है, तो ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।